डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें 7वें पाठ के ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न उत्तरों को समझेंगे, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं और उन 4 में से किसी एक का सही उत्तर का चयन करना होता है। परंतु आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बोर्ड परीक्षा में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न उत्तर नहीं पूछे जाएंगे। आपके छोटे क्वेश्चन आएंगे अति लघुतरात्मक, जिनका आपको 1 या 2 पंक्ति में आंसर लिखना होगा। परंतु यहाँ हमें इन प्रश्नों को इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, इनमें बोर्ड परीक्षा में ऑप्शन नहीं आएगा और हमें उत्तर पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिएगा क्वेश्चन आ सकता है कि रदरफोर्ड के प्रयोग में किन विकिरणों का प्रयोग किया गया था, और हमें ऑप्शन नहीं मिलेंगे, यानी कि ऑप्शन नहीं दिया हुआ होगा और हमें उसका आंसर देना होगा। तो यहाँ पर हमें इन प्रश्नों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी अपने अति लघुतरात्मक प्रकार के क्वेश्चन, छोटे टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के प्रयोग में किन विकिरणों का प्रयोग किया गया था। देखिए, रदरफोर्ड एक वैज्ञानिक हुए हैं और उन्होंने जो प्रयोग किया है वो एक सोने की पन्नी, यानी कि एक सोने की बनी हुई पतली झिल्ली या पन्नी बोल दीजिए, ठीक है। उसके ऊपर अल्फा किरणें उन्होंने डाली थी, तो इसका आंसर अल्फा किरणें हो जाएगा। ये जो सिंबल है ना, ये अल्फा का है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कॉपी में, ठीक है। ये जो अपना एबीसीडी में स्मॉल लेटर जो अल्फाबेट का ए होता है, तो ये अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये अल्फा का सिंबल है, ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक। तो रदरफोर्ड का जो प्रयोग है, हमारे इस पाठ्य पुस्तक में 4 वैज्ञानिकों ने परमाणु की संरचना को समझाने के लिए अपने अपने मत, प्रयोग, ठीक है, या सिद्धांत दिए हैं। तो देखते हैं, चलिए अपन पाठ्य पुस्तक में आपका जो 7 के पाठ में 2 भाग है, परमाणु सिद्धांत और तत्वों का आवर्त वर्गीकरण और गुणधर्म। तो पहले इस पाठ में जो परमाणु सिद्धांत है, उसमें 4 वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए थे। पहले जो वैज्ञानिक थे वो थे डाल्टन, दूसरे थे थॉमसन, तीसरे नंबर पे आता है अपना रदरफोर्ड का। तो रदरफोर्ड का जो स्वर्ण पत्र प्रयोग है, उसमें देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर इसमें लिखा है कि रदरफोर्ड और उनके शिष्यों ने 1911 में सोने की बहुत पतली झिल्ली पर अल्फा कणों की बमबारी, अल्फा कण बोल दीजिए या अल्फा किरणें बोल दीजिए की बात है, ठीक है। इनको अल्फा किरणें भी कहते हैं। इससे सोने की पतली झिल्ली जो है, उस पर उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कण, अब वास्तव में अल्फा कण या अल्फा किरणें होती क्या है, जो हीलियम परमाणु है, हीलियम आप सभी जानते हैं, आवर्त सारणी में देखिएगा, ये रहा हीलियम, ठीक है। 2 नंबर पे आता है हीलियम 2 नंबर पे आता है। तो 2 इसके पास क्या होते हैं, प्रोटॉन, और 2 ही इसके पास न्यूट्रॉन है, ठीक है। प्रोटॉन धनावेशित होता है। तो हीलियम का जो नाभिक होता है, ठीक है, उसकी द्रव्यमान संख्या 4 होती है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ ये बात कर रहा है कि हीलियम के नाभिक की बमबारी करवाई, यानी कि अल्फा कण का मतलब है +2, ठीक है, यानी कि धनावेशित प्रोटॉन, दो प्रोटॉन होते हैं, तो अपन लिख सकते हैं कि +2 वाला जो चार्ज है, कहने का मतलब अल्फा कण जो है वो धनावेशित होते हैं। उसका जो नाभिक है वो, हीलियम का नाभिक क्या है, नाभिक हमेशा धनावेशित ही होते हैं। क्यों? क्योंकि परमाणु जो है उसके नाभिक में 2 चीजें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इसलिए नाभिक कैसा होता है, नाभिक हमेशा धनावेशित ही होता है, ठीक है। तो ये अल्फा जो कण है वो हीलियम के नाभिक है, यानी कि उसमें 2 प्रोटॉन है, या ऐसे बोल दीजिए उसमें द्रव्यमान संख्या उसकी 4 है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को अपन द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो इन्होंने इनकी किरणें सोने की पन्नी पर डाली थी। तो देखिएगा, इस प्रकार से उन्होंने नाभिक की खोज की थी, परमाणु में नाभिक की खोज। ये सोने की झिल्ली या पन्नी है और इस पे किरणें डाली, तो कुछ किरणें, अधिकांश किरणें तो फैल जाती हैं, कुछ किरणें जो है वो टकरा करके वापस आ जाती हैं। तो इस प्रकार से ये एक प्रयोग है, ये परमाणु है पूरा एक, अल्फा किरणें सीधी निकल रही हैं, कुछ किरणें यहाँ मुड़ जाती हैं,
और कुछ किरणें मुड़ टकरा करके वापस आ जाती हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने नाभिक की खोज की थी। कहने का मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन था अपना वो ये था कि रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में कौन सी किरणों का प्रयोग किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फा। क्या लिखेंगे अपन इसको, अल्फा, आप ऐसे लिख सकते हो अल्फा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। देखिए जितने पदार्थ हैं, पदार्थ का मतलब आप जितनी भी वस्तुओं को बाहर देखते हो ये सारे पदार्थ हैं। अब अपन यहाँ बात कर रहे हैं मुख्य रूप से तत्वों की। तत्व यानी कि अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जैसे सोना है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ठीक है, टंगस्टन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जितने भी आप देखते हो पदार्थ वो सारे तत्व है। ठीक है। तो जितने भी पदार्थ हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो चारों चीज हैं, परमाणु, अणु, तत्व और यौगिक, इन चारों को मैं यहाँ समझा देता हूं आपको। देखिएगा, मान लीजिए आपके पास कोई एल्यूमिनियम की बनी हुई कोई आपके पास टुकड़ा है, एल्यूमिनियम का तार हो सकता है, ठीक है, और उसके अपने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, और उसके बाद में उसके और छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, फिर लास्ट में जो सबसे छोटा जो टुकड़ा होगा, सबसे छोटा जो टुकड़ा होता है वो होता है परमाणु। ठीक है। परमाणु के बारे में सबसे पहले डाल्टन ने बताया था, और जो डाल्टन है इन्होंने ही परमाणु सिद्धांत दिया है। तो पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है, परमाणु। अब सुनिएगा ध्यान से, दो परमाणु, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का परमाणु है और दूसरा हाइड्रोजन का परमाणु है, दोनों के मिलने से हाइड्रोजन का अणु बन जाएगा। ठीक है। जब परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो क्या बन जाता है, अणु बन जाता है। क्या बन गया, ये अणु बन गया। क्लियर। अब देखिएगा, तत्व किसे कहते हैं, जब दोनों परमाणु एक जैसे हो, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तब ये जो अणु बना है ये तत्व कहलाएगा। ठीक है। कहने वाला, अणु दो प्रकार के होते हैं, अगर एक ही प्रकार के परमाणु जुड़े होते हैं अणु में तब तो तत्व कहलाता है, और अलग अलग प्रकार के होते हैं तब वो यौगिक कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं इसमें ऑक्सीजन और जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, H2O। ये जल का एक अणु तो है परंतु ये तत्व नहीं है, ये यहाँ पर अब क्या है, यौगिक है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग प्रकार के परमाणु हो गए, एक तो हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का, दो अलग अलग प्रकार के, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से उसे अपन यौगिक कहते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के परमाणु हो। जैसे नमक है, नमक NaCl, ठीक है, ये क्या है, ये यौगिक है। इसी प्रकार से अमोनिया है, NH3, ठीक है, ये क्या है, ये यौगिक है। क्लियर। तो इस प्रकार से आपके शायद मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये O2 ऑक्सीजन का ये अणु जो है ये तत्व है, दोनों एक ही प्रकार के हैं, O+O, ठीक है ना, तो O2 बन गया। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन का अणु तो है परंतु ये तत्व कहलाएगा। ठीक है। तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है, और डाल्टन ने इसके बारे में बताया था। तो देखिएगा, अपन चलते हैं डाल्टन ने जहां पर इसके बारे में लिखा हुआ है, यह रहा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। और इसके जो पॉइंट है उसमें सबसे पहला ही पॉइंट है, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं। ठीक है। और परमाणु एक अविभाज्य कण है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, परंतु आज के समय में जो अधिक टेक्नोलॉजी तकनीकी के कारण परमाणु को अपन ने और भी विभाजित कर लिया है। ठीक है। परमाणु में जो कण है, नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कक्षा में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उनको अपन विभाजित अपन कर सकते हैं, परंतु ये डाल्टन के अनुसार पहले जो पॉइंट था वो ये था कि परमाणु अविभाजित कण है, उसे विभाजित नहीं किया जा सकता। तो चलिए अपन चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, तत्वों का प्रथम आवर्ती वर्गीकरण दिया था। देखो, वर्गीकरण, केवल वर्गीकरण का क्वेश्चन आता है तब तो आंसर होगा डोबेराइनर। ठीक है। यानी कि जितने भी तत्व हैं, कितने तत्व हैं, 118 तत्व हैं, वर्तमान में 118 हैं। पहले इसके लिए भी ये चार वैज्ञानिक जो आपको ऑप्शन दिए गए, चारों वैज्ञानिकों ने ही काम किया है। सबसे पहले डोबेराइनर आए, उसके बाद में न्यूलैंड आए, उसके बाद में मेंडलेव, और सबसे लास्ट में मोजले। मोजले ने जो आधुनिक सारणी दी है, आधुनिक आवर्त सारणी जो अपन पढ़ते हैं, तो इसमें तत्वों का अगर वर्गीकरण की बात आती है तब तो आंसर होगा डोबेराइनर, परंतु यहाँ क्वेश्चन है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, तब इसका आंसर होगा मेंडलीव। ठीक है। मेंडलीव ने आवर्त बना दिए थे। तो देखिए, अपन सारे ही वैज्ञानिकों के बारे में देखते हैं, क्योंकि अपना जो पार्ट था, इस पार्ट में मैंने बताया दूसरा जो पॉइंट है ना, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, तो ये इसी की बात कर रहा है। इसके लिए भी चार वैज्ञानिक हैं। तो चारों वैज्ञानिकों में सबसे पहले जो आते हैं तत्वों के वर्गीकरण के लिए, वो उनका नाम तो आता है अपने डोबेराइनर का। ये रहा, देखो, डोबेराइनर का नाम सबसे पहले आता है। उन्होंने वर्गीकरण किया था, और इन्होंने 3-3 के तत्वों के समूह बनाए थे। ठीक है, जिनको तो डोबेराइनर के त्रिक कहते हैं। और ये त्रिक क्या चीज है वास्तव में देखिएगा, उन्होंने बताया कि ये तत्व है जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो इसमें जो नंबर 1 वाला जो परमाणु है उसका परमाणु भार, और नंबर 3 वाला जो परमाणु है उसका परमाणु भार,
उन दोनों का औसत, यानी कि 7 और 39 होते हैं अपने 46, औसत 2 का भाग दे देंगे तो आएगा 23। ठीक है, तो बीच वाले का औसत होता है। कहने का मतलब पहले और अंतिम जो परमाणु हैं उनका औसत ही बीच वाले का औसत होता है परमाणु भार का। तो इस प्रकार से इन्हें डोबेरॉन के तरीक कहते हैं, परंतु ये असफल रहे। उसके बाद में अगले वैज्ञानिक जो आते हैं वो आते हैं न्यूलैंड। न्यूलैंड का जो है वो है अष्टक का नियम। अष्टक का नियम यानी कि उन्होंने 7 परमाणु को एक इस प्रकार से यहाँ रखा है, देखिएगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 7 है। उन्होंने बताया कि पहले और जो 8वां, जैसे 1 नंबर से लेकर के 7 तक हो गए और ये फिर ये 8वां है, ठीक है, 9वां। तो पहले और 8वें के जो गुण धर्म है वो एक जैसे होते हैं। लिथियम के जो गुण है वो ही पोटेशियम के होंगे, सोडियम के होंगे, सोडियम के जो गुण है वो ही पोटेशियम के होंगे, परंतु ये भी कैल्शियम तक ही बता पाए, आगे इनके कॉलम खाली छोड़ दिए गए। ठीक है, उससे आगे नहीं बढ़ पाए, तो इनका नियम भी सफल नहीं हो पाया। उसके बाद में आते हैं मेंडलीव। मेंडलीव जो कि आप तस्वीर में देख पा रहे हो, मेंडलीव, इन्होंने तत्वों का जो वर्गीकरण है उनके आवर्ती के आधार पर बताया, और उसका जो नियम था वो था उसके परमाणु भार के आधार पर। इसका आंसर अगर आपको पूछा जाए कि मेंडलीव ने तत्वों को किस आधार पर रखा, सारणी किस आधार पर बनाई, तो परमाणु भार के आधार पर बनाई। परमाणु भार के आधार का मतलब क्या है, कम परमाणु भार वाला, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये लिथियम है, ये 6, उसके बाद बेरिलियम 9, ठीक है, इधर से इधर बढ़ रहे हैं अपन, बाएं से दाएं बढ़ते हुए। 9 के बाद में 10 होता है, फिर 12 है, फिर 14 है, फिर 15 है, फिर 18 है। ठीक है, तो इन्होंने परमाणु भार के अनुसार आवर्त सारणी बनाई थी। सबसे पहले आवर्त सारणी जो है मेंडलीव ने बनाई, और इसे अपन आवर्त का वर्गीकरण कहते हैं। आवर्त सारणी बनाई इसलिए इसको आवर्त का वर्गीकरण कहा जाता है। तो चलिए अपन बात कर रहे थे फिर अगले क्वेश्चन पे। हाँ, मोजले वाले जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई है, वो अपन आगे देख लेंगे अगले क्वेश्चनों में। ये रहा अगले क्वेश्चन में आ गया, आधुनिक आवर्त सारणी पदार्थ के किस गुण पर आधारित है। देखो, डोबेरॉन ने तो बताया था त्रिक, न्यूलैंड का अष्टक, मेंडलीव जो है इन्होंने परमाणु भार के आधार पर बताया था, और मोजले आधुनिक जो सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी, वो मोजले ने ही दी है। वैज्ञानिक का नाम है मोजले, और इन्होंने जो आधुनिक आवर्त सारणी दी है वो परमाणु क्रमांक के आधार पे दिए है। क्रमांक यानी कि सीरियल नंबर, परमाणु क्रमांक जिसे अपन जेड से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपन बात करें, ये रहा मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी। हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, हीलियम 2 नंबर पे आता है, लिथियम 3 पे, बेरिलियम 4 पे। तो परमाणु क्रमांक के आधार पर इधर से इधर परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, जैसे सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस जो है 15, सल्फर 16, 17, क्लोरीन 18 ऑर्गन। ठीक है, 19, 20, 21, 22 इस प्रकार से इधर बढ़ते हुए। तो आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पे, परमाणु क्रमांक के आधार पे। और परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है प्रोटॉन की संख्या के आधार पे। जिस परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका परमाणु क्रमांक होगा। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, क्यों आता है 1 नंबर पे, क्योंकि इसके पास 1 प्रोटॉन है। सोडियम 11 नंबर पे आता है, 11 नंबर पे क्यों आता है भाई, क्योंकि इसके पास 11 प्रोटॉन है, नाभिक में 11 प्रोटॉन है। ठीक है, क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, क्यों आता है, क्योंकि इसके नाभिक में 17 ही प्रोटॉन है, इसलिए 17 नंबर पे आता है। कहने का मतलब जितने परमाणु के अंदर परमाणु प्रोटॉन होंगे वही उसका परमाणु क्रमांक होगा। तो ये मेंडलीव की जो मोजले की जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये परमाणु क्रमांक के आधार पर है, और मेंडलीव ने जो दी थी वो थी परमाणु भार के आधार पर। ठीक है, मेंडलीव वाली किसके आधार पर थी, परमाणु भार के आधार पर, थोड़ा याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त व वर्गों की संख्या। देखिए, आवर्त तो जो बाएं से दाएं चलते हैं वो तो आवर्त हैं, और वर्ग होते हैं ऊपर से नीचे चलते हैं, उन्हें वर्ग कहते हैं। तो अभी अपने आवर्त सारणी जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई है, आप देखिएगा इधर से बाएं से दाएं चलते हैं, तो ये पहला आवर्त, ये दूसरा, ये तीसरा संख्या लिखी हुई है, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां। 7 तो आवर्त होते हैं और वर्ग होते हैं ऊपर से नीचे, 1 2, ठीक है ना, इस प्रकार से 3 4 5 6, ये 16, 17 और 18 है। तो 7 तो है आवर्त और 18 है वर्ग। आधुनिक आवर्त सारणी जो मोजले के द्वारा दी गई है उसमें 7 कितने हैं, 7 तो हैं आवर्त और 18 क्या है, वर्ग है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। छठा क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में परमाणु आकार वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर। देखो, परमाणु की साइज आवर्त सारणी के अंदर अपन एक वर्ग में, वर्ग का मतलब ऊपर से नीचे आते हैं, तब अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो उसका परमाणु का जो आकार है, जो परमाणु की साइज है वो क्या होती है, घटती है, बढ़ती है, ठीक है, स्थिर रहती है, ये पूछा जा रहा है। तो चलिए अपन देखते हैं इसमें आवर्त सारणी के अंदर। देखिएगा, यहाँ मैं आपको आवर्त सारणी जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है वो दिखाई दे रही है। तो आप हाइड्रोजन के पास एक कक्षा होती है, ठीक है, लिथियम के पास जो है वो 2 कक्षाएं होती हैं, तो आकार बड़ा हो जाएगा। सोडियम के पास 3 कक्षाएं होती हैं तो आकार और बड़ा हो जाएगा। पोटेशियम के पास 4 कक्षाएं होंगी तो आकार और बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है, क्योंकि
उसकी कक्षा बढ़ जाती है और कक्षा बढ़ने से प्रभावी नाभिक की आवेश कम हो जाता है। जो नाभिक है, नाभिक में जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच नहीं पाते हैं, क्योंकि कक्षा से दूरी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की दूरी बढ़ जाती है, इसलिए आकार बड़ा होता जाता है। तो यहाँ आपको देखिए, अगर एक डायग्राम और देखें उससे आपके समझ में आ जाएगा। ये रहा, यह और सारणी है, ठीक है, ये पहला वर्ग है और ये अपना 18वां वर्ग। तो देखिएगा इसमें एक कक्षा है, दो कक्षा होगी, तीन कक्षा, तो आपको दिख रहा है बिल्कुल साफ साफ इस कक्षा जो है आकार छोटा है, ये परमाणु का आकार बड़ा है, ये इससे बड़ा है, नीचे और आएंगे पोटेशियम के और बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं परमाणु का आकार बढ़ता है, परंतु एक आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार घटता है, क्योंकि कक्षा नहीं बढ़ती परंतु प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है। प्रोटॉन की संख्या बढ़ने के कारण प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता है और नाभिक जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना शुरू कर देता है, और नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो परमाणु की साइज छोटी होती जाएगी। ठीक है, यहाँ जो डायग्राम बने हुए हैं वो थोड़े से सही नहीं है। आज जैसे लिथियम की साइज ये है, तो बेरिलियम की साइज जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी, बोरॉन की और कम हो जाएगी, कार्बन की और कम हो जाएगी, नाइट्रोजन की और कम है ना, ऑक्सीजन की और कम, साइज छोटी होती जाएगी, इस प्रकार से घटती जाएगी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, आकार बढ़ता है आवर्त में, एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वांडरवाल त्रिज्या सहसंयोजक त्रिज्या से होती है। अब देखिए वांडरवाल त्रिज्या क्या है और सहसंयोजक त्रिज्या क्या है, इस चीज को समझना जरूरी है, उसके बाद में आप बता पाओगे कि कौन सी त्रिज्या बड़ी है और कौन सी त्रिज्या छोटी है। तो अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसके अपन बात करें तो अपने दोनों त्रिज्याओं के बारे में दिया गया है, देखते हैं अपन। देखिएगा यहाँ पर डायग्राम से आपकी जल्दी समझ में आएगा, तो मैं इस डायग्राम से आपको समझाना समझते हैं। देखिएगा यहाँ क्या है, ये एक परमाणु है, ठीक है, और ये दूसरा परमाणु है। कहने का मतलब ये कोई एक अणु है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन परमाणु है और ये हाइड्रोजन परमाणु, तो दोनों हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु के मिलने से क्या बन गया, हाइड्रोजन का एक अणु बन गया, और ये दोनों परमाणु एक जैसे ही है तो ये क्या है, तत्व कहलाएगा। ठीक है, एक जैसे हैं। तो किसी एक अणु के अंदर दो परमाणु जो है, ये एक अणु है पूरा, ठीक है, ये दो का बना हुआ है, ये एक अणु है क्योंकि दो परमाणु के मिलने से अणु बन गया। तो किसी एक अणु के अंदर जो दो परमाणु हैं उनके जो नाभिक हैं, इसका नाभिक ये रहा और इसका नाभिक ये रहा, उन नाभिकों के बीच की दूरी का आधा कर दें अपन, आधा कर दें। जैसे मान लीजिए दूरी यहाँ से यहाँ तो जो दूरी है ये 10 पिकोमीटर है, और इसको मैं आधा कर दूं 5 पिकोमीटर, इधर कर दिया मैंने पीएम, इसको पिकोमीटर कहते हैं दूरी में अपन इसको, ठीक है, छोटी इकाई है मापने की। 5 पिकोमीटर इधर हो गई, 5 पिकोमीटर इधर हो गई, तो यहाँ ये जो इसको आधा कर देंगे अपन, ठीक है, दोनों नाभिकों के बीच की दूरी का आधा कर देंगे, तो ये जो दूरी कहलाएगी यहाँ वाली, इतनी दूरी यहाँ से यहाँ की, ये ठीक है, ये कहलाएगी इसकी सहसंयोजक त्रिज्या। ठीक, दूसरी बात देखिएगा, मान लीजिए ये तो एक हाइड्रोजन का एक अणु था और ये दूसरा हाइड्रोजन का एक अणु है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु के मिलने से एक हाइड्रोजन का अणु ये बन गया। जिस प्रकार से इधर बने थे ना हाइड्रोजन का अणु, ठीक वैसे ही एक हाइड्रोजन का अणु और बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि एक हाइड्रोजन का अणु और दूसरा हाइड्रोजन का अणु जो आपस में जुड़े हुए नहीं है, देखिए दोनों पास पास है, आपस में इनके बीच में कोई बंध नहीं है, इन दोनों के बीच में तो बंध है, ठीक है, दोनों परमाणु के बीच में, इसी प्रकार से इन दोनों परमाणु के बीच में बंध बना हुआ है। परंतु जब ये एक अणु हाइड्रोजन का और ये दूसरा अणु हाइड्रोजन का इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, तो जहां पर दोनों अणु आपस में जुड़े होते हैं वहां से और नाभिक के बीच की दूरी, ठीक है, यहां से नाभिक के बीच की दूरी जो है ये कहलाती है वांडरवाल त्रिज्या। क्लियर, या ऐसे बोल दीजिए दो अणुओं, देखिए ये अणु था, ठीक है, और ये अणु, दो अणुओं के जो परमाणु आपस में पास पास हैं, ठीक है, इसका तो ये परमाणु और दूसरे अणु का ये परमाणु दोनों पास पास है ना, दो अणुओं के परमाणु जो है जो एक दूसरे के पास पास नजदीक हैं और वो अनाबंधित हैं, कैसे, देखो अनाबंधित, ठीक है, उनकी बीच की दूरी का आधा, इसको भी आधा कर दीजिएगा आप, ठीक है, वो अपना कहलाता है, ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ वाली या इधर से इधर वाली, ये कहलाती है वांडरवाल त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या किसे कहते हैं आप समझते हैं कि व्रत है, व्रत के अंदर जो परिधि होती है उस परिधि से केंद्र की दूरी है, केंद्र की दूरी वो त्रिज्या कहलाती है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी है त्रिज्या कहलाएगी इसकी। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। तो आपको यहाँ बिल्कुल साफ दिख रहा है, देखो ये दूरी जो है ये सहसंयोजक है और ये वांडरवाल है, तो कौन सी अधिक है, यहाँ से यहाँ की दूरी जो है वांडरवाल त्रिज्या बड़ी होती है, अधिक होती है, और सहसंयोजक त्रिज्या जो है ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ये कम होती है। तो अपना क्वेश्चन क्या था कि वांडरवाल त्रिज्या सहसंयोजक त्रिज्या से बड़ी होती है, वांडरवाल त्रिज्या क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो चलिए अपन चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखा, क्वेश्चन नंबर 8 जो है,
वो है एक लघु आवर्त में तत्वों की संख्या होती है। अभी आपको हमने ये समझा था अभी कि आवर्त सारणी के अंदर जो आवर्त है उनकी संख्या होती है 7, ठीक है ना, और 18 वर्ग होते हैं ऊपर से नीचे। तो ये जो 7 आवर्त हैं, इन आवर्तों के नाम दिए गए हैं, लघु आवर्त, ठीक है ना, अति लघु आवर्त, इस प्रकार से नाम है। तो देखिए आपको होगी सर कैसे हैं नाम, हमें समझ में नहीं आया। तो देखते हैं अपन यहाँ पर, देखिए जो ये जो पहला आवर्त है बाएं से दाएं चलते हैं तो इसमें 2 परमाणु है, हाइड्रोजन और हीलियम। ये अति लघु आवर्त कहलाता है, ठीक है ना, अति लघु। आप अपनी चाहो तो अपनी जो आवर्त सारणी है वहां उसके पास में कच्ची पेंसिल से लिख सकते हो, पेन से। और दूसरे और तीसरे के अंदर 8 परमाणु होते हैं, जैसे लिथियम बेरिलियम 2 ये हो गए और 6 इधर हो गए, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, ये यहाँ से यहाँ तक 8 हो गए। तो ये दो दूसरा और तीसरा जो आवर्त है इसे कहते हैं लघु आवर्त। क्या कहेंगे इसको? लघु आवर्त। ये अति लघु पहले वाला और दूसरा तीसरा लघु आवर्त, ठीक है। उसके बाद में चौथा और पांचवा जो है इसके अंदर 18 तत्व होते हैं। पहले वाले में 2 थे, दूसरे तीसरे में 8 हो गए, चौथे पांचवे में 18 हो गए। तो ये कहलाता है दीर्घ आवर्त। ये क्या कहलाता है? दीर्घ यानी कि बड़ा आवर्त। और जो छठा और सातवां जो आवर्त है उसके अंदर 32 तत्व होते हैं। 18 तो ये हो गई, ठीक है, बाकी जो बचे इधर वाले यहाँ लेंथेनाइड एक्टिनाइड यहाँ से, ठीक है, इसे कहते हैं अति दीर्घ आवर्त, बहुत बड़ा दीर्घ। तो देखिएगा पहले वाले को अति लघु, अब एग्जाम में कोई सा भी एक आ सकता है आपके। पहले वाले को अति लघु, दूसरे तीसरे को अपन कहते हैं लघु आवर्त, तीसरे चौथे को दीर्घ, और छठे सॉरी दूसरे तीसरे को लघु, चौथे पांचवे को दीर्घ और छठे सातवें को अति दीर्घ, ठीक है। अब ये आपके जो पाठ्य पुस्तक है उसमें अपन देखें इनको, तो देखिए जो आधुनिक आवर्त सारणी है जिसको मोजले ने दिया था उसके अंदर आपको यहां मिलेंगे, ये रहे। आवर्त में जो 36 पंक्तियां हैं यानी कि बाएं से दाएं वो तो आवर्त कहलाती हैं, ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ है ऊपर से नीचे वो वर्ग कहलाते हैं। और वर्गों की संख्या 18 है, आवर्त की संख्या 7 है, ठीक है। प्रथम ये रहा, प्रथम आवर्त में 2 तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, उसे अति लघु आवर्त कहते हैं। आगे देखिएगा, आगे लिखा है दूसरे और तीसरे आवर्त को 8 तत्व होते हैं, उसे लघु आवर्त कहते हैं। चौथे और पांचवे के अंदर डी कक्षक होता है यानी कि इसमें 18 तत्व होते हैं और इसे दीर्घ आवर्त कहते हैं। और छठे और सातवें में एफ कक्षक भी होता है, इसमें 32 तत्व होते हैं, इसे अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। तो यहाँ इनमें से कोई भी एक आपके पाठ एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको इसको ठीक उसी प्रकार से तैयार करना है। तो यहाँ एक लघु आवर्त में 8 होते हैं, ठीक है, अति लघु में 2 होते हैं, दीर्घ में 18 और अति दीर्घ में, ठीक है, 32 होते हैं। फिर चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा होती है। देखिए कोई भी एक परमाणु है और उसके बाहर नाभिक, ये बीच में नाभिक होता है, बाहर कक्षा होती है, कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को अपन खींच करके बाहर निकालें तो अपन को ताकत लगानी पड़ेगी, ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा इसकी कहलाती है आयनन एंथैल्पी। उसे क्या कहते हैं? आयनन एंथैल्पी। जितनी ऊर्जा अपन इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए लगाई है वो ऊर्जा आयनन एंथैल्पी कहलाती है, ठीक है। और किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन अपन बाहर से इलेक्ट्रॉन दें, जोड़ें, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। बाहर से इलेक्ट्रॉन, कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अपन इलेक्ट्रॉन देते हैं उसको, तो उसे अपन इलेक्ट्रॉन लब्धि कहते हैं। और परमाणु के बाहर वाली कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इसके लिए जो ऊर्जा चाहिए उसे आयनन एंथैल्पी कहते हैं। तो क्या क्वेश्चन था अपना? उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन पृथक करना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो दी जाने वाली ऊर्जा है वो आयनन एंथैल्पी कहलाती है। इसके लिए आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर भी इसके बारे में विस्तार से बिल्कुल बताया हुआ है। तो चलिए देखते हैं अपने किताब में कहाँ है। ये रहा हेडिंग अपनी, आयनन एंथैल्पी। गैसीय अवस्था में किसी परमाणु के एक उदासीन परमाणु, कोई भी तत्व है उसका उदासीन परमाणु है। उदासीन परमाणु का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं। जैसे अपन बात करें सोडियम की बात, ठीक है, तो सोडियम के नाभिक में क्या है? 11 ही प्रोटॉन है और इनकी कक्षाओं में जो 3 कक्षाएं हैं उनमें 11 ही इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, उसे उदासीन परमाणु कहते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को हम पृथक करने के लिए जो ऊर्जा देंगे, जो ताकत लगाएंगे, वही उसकी आयनन एंथैल्पी कहलाती है या आयनन विभव कहलाता है। तो ये तो बात हुई अपनी आयनन एंथैल्पी की, ठीक है, तो आपकी पाठ्य पुस्तक में था। चलिए अपने आगे फिर बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन, किस तत्व की विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है? देखिए इसका आंसर होगा फ्लोरीन, ठीक है। और विद्युत ऋणता क्या है? ये रहा अपनी पाठ्य पुस्तक में, ये यहाँ पर इसी पेज पर। विद्युत ऋणता सहसंयोजक यौगिकों में 2 असमान परमाणुओं के, असमान परमाणु जैसे सहसंयोजक यौगिक कौन से होते हैं? जिनमें इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, आपस में पार्टनरशिप करते हैं, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होता है,
ऐसे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं वो तो आयनिक यौगिक कहलाते हैं। वो कैसे कहलाते हैं आयनिक, जैसे NaCl है, NaCl सोडियम क्लोराइड नमक है। सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन दे देता है इलेक्ट्रॉन को, क्लोरीन को, तो सोडियम बन जाएगा धनावेश और क्लोरीन बन जाएगा ऋणावेश। तो ये यौगिक आयनिक यौगिक कहलाएगा। सोडियम क्लोराइड कैसा यौगिक है, आयनिक यौगिक है। परंतु जैसे मान लीजिए हम बात करें कि हाइड्रोजन और प्लस हाइड्रोजन, ठीक है ना, दोनों परमाणु आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान साझा करते हैं, ठीक है, साझा कर लेते हैं, तो उसे अपन कहते हैं सहसंयोजक यौगिक। परंतु ये कह रहा है कि सहसंयोजक यौगिकों में असमान परमाणु, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन तो समान है, अब असमान का एग्जांपल की बात करें जैसे H2O जल का एक अणु है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये एक एक इलेक्ट्रॉन का आपस में क्या करेंगे, साझा कर लेंगे। तो यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ये जो, ठीक है, ये H2O जल का जो सूत्र होता है H2O, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनके बीच में जो बंध बना है वो सहसंयोजक बंध कहलाता है। तो यहाँ ये बात कर रहा है रासायनिक बंध के इलेक्ट्रॉन के परमाणु द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने के गुण, यानी कि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के परमाणु को खींचेगा और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन परमाणु को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। तो ये आकर्षित करने का जो गुण है इलेक्ट्रॉन का, उसे ही विद्युत ऋणता कहते हैं। कौन से परमाणुओं, कौन से यौगिकों में, सहसंयोजक यौगिकों में। सहसंयोजक यौगिकों में जो असमान परमाणु, असमान कौन सा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। मेथेन भी इसका एग्जांपल, जैसे मेथेन कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये कार्बन हाइड्रोजन परमाणुओं को अपनी ओर खींचता है और हाइड्रोजन कार्बन के परमाणु को अपनी ओर खींचता है। तो इसके लिए जो आकर्षित करने का जो गुण है वो ही विद्युत ऋणता कहलाता है। और सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता होती है फ्लोरीन की। किसकी होती है, फ्लोरीन की, जो अपनी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। और अंत में अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है, वो है कि सर्वाधिक धात्विक गुण किस वर्ग के सदस्य में होता है। देखो धात्विक, अब तक जो 118 तत्व हैं उनमें धातु भी हैं, अधातु भी हैं और उपधातु भी हैं। तो जो धातुएं होती हैं, धातुओं की विशेषता, जो सबसे बड़ी विशेषता होती है कि धातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाती हैं। देखिए धातुओं की सबसे बड़ा गुण क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो गुण है धातुओं का, जैसे सोना चांदी है ना, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ये सारी धातुएं हैं। तो धातुओं का जो सबसे बड़ा गुण है वो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाना। तो अपन अगर आवर्त सारणी में अपनी बात करें तो इसको अपन आवर्त सारणी को देखते हैं, ये रहा, देखिएगा आवर्त सारणी में अपन बात करते हैं तो जो वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है। परमाणु का आकार जो छोटा है यहाँ बढ़ बड़ा हो गया, यहाँ और बड़ा हो गया, क्योंकि कक्षा बढ़ जाती है। यहाँ 1 कक्षा थी, यहाँ 2 कक्षा हो गई, यहाँ 3 कक्षा हो गई, पोटेशियम नीचे आएगा उसके 4 कक्षा हो जाएंगी, तो आकार बढ़ जाता है। आकार बढ़ने से क्या होगा, जो ना प्रभावी नाभिक आवेश है वो घट जाएगा, यानी कि नाभिक जो है वो दूरी बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर नहीं खींच पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रभावी नाभिक आवेश का मान घट जाता है, कम हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, जो नाभिक से दूर हो गया, दूरी बढ़ गई, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, ठीक है। इसी प्रकार से पोटेशियम के पास 4 कक्षा हो जाएंगी, दूरी और बढ़ जाएगी, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ जाएगी, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना और आसान है, ठीक है। तो कहने का मतलब अपने पहले वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को निकालना और आसान हो जाता है। आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी का मान कम हो जाता है, अपन को कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ताकत चाहिए क्योंकि दूरी कम है। लिथियम का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपन को कम ताकत चाहिए क्योंकि दूरी बढ़ गई। अब सोडियम की और दूरी बढ़ गई तो और कम ऊर्जा चाहिए, ठीक है। अपन थोड़ा सा जोर लगाएंगे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पोटेशियम के बीच में दूरी और बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन और नाभिक की दूरी, ठीक है, तो अपन को कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, आयनन एंथैल्पी का मान जो है वो कम हो जाता है। तो कहने का मतलब वह एक वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो प्रभावी नाभिक के आवेश कम होने के कारण आयनन एंथैल्पी का मान जो है वो घटता जाता है। तो यहाँ पर जो परमाणु इलेक्ट्रॉन जल्दी ही त्याग कर देता है, आसानी से निकाल देता है, उसमें धात्विक गुण ज्यादा होते हैं। तो पहला जो वर्ग है ये अधिक धात्विक गुणों वाला है। तो अपना क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन देखिएगा, सर्वाधिक धात्विक गुण किस वर्ग के सदस्य में होते हैं। तो पहले वर्ग के सदस्य में। कौन से वर्ग के सदस्य में होते हैं, पहले वर्ग के सदस्य में। और ये आपको इसके बारे में अपना देखिएगा, ये रहा जो अंतिम पॉइंट था पाठ का, धात्विक अधात्विक गुण, इसमें आपको मिलेगा। किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर, इलेक्ट्रॉन को निकाल देना या त्याग कर देने की बात है, धनायन बनाने की प्रवृत्ति उसका धात्विक गुण कहलाती है। जैसा कि वर्ग 1 के अंदर जो पहला वर्ग है ना, ये पहला वर्ग, ये रहा सारणी के अंदर पहला वर्ग, ठीक है। क्षार धातु सबसे अधिक विद्युत तत्व कहलाते हैं और ये सरलता से इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बना लेते हैं, इसलिए सर्वाधिक धात्विक गुण रखते हैं, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं। क्यों कर देते हैं त्याग भाई, क्योंकि यहाँ पर ऊपर से नीचे वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर
कक्षा बढ़ जाती है। कक्षा बढ़ने से प्रभावी नाभिक के आवेश का मान कम हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर ये हो जाएगा, पहला वर्ग जो है इसका सही आंसर। तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में जो 7 के पार्ट के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे, जो 11 क्वेश्चन है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो में, हमें इस पार्ट के जो अति लघुतात्मक प्रश्न है, ठीक है, जो एक पंक्ति में जिसका आंसर देना होता है, एक या 2 पंक्ति में, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उनको समझेंगे। धन्यवाद।